हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का सेशन। देखिए यहाँ जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं वो हिंदी वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने बिल्कुल शुरू से कि सबसे पहले ध्वनि आई, ध्वनि के बाद वर्ण आया, वर्ण के बाद शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से पूरा बिल्कुल जो बारीकी के साथ हमने पूरा चैप्टर स्टार्ट किया है उसको हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमने स्वर समझे, वर्ण के भेद पर पढ़े, स्वर पढ़ा, स्वर के विभिन्न प्रकार से नाना प्रकार से उसका वर्गीकरण पढ़ा, जैसे कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर, नासिका के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर कई प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने व्यंजनों के ऊपर चर्चा की। तो कल ही मैंने आपके व्यंजन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है कि व्यंजन कितने होती हैं, उनकी संख्याओं में जितने भी मतभेद हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करके आज ही मैं व्यंजन के वर्गीकरण का अगला आपसे पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, डेफिनेशन क्या है या स्टार्टिंग पार्ट क्या है, जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं उन सबका सॉल्यूशन व्यंजनों के फर्स्ट पार्ट में है। तो ऑलरेडी अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उस क्लास को देखिए, बाद में फिर आप इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, या फिर आप चाहें तो इस क्लास को कंटिन्यू देख सकते हो और बाद में फिर इससे पहले वाली क्लास का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई डाउट आपसे ना रह जाए। और गारंटी के साथ अगर वर्णमाला चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, इतनी 100% गारंटी है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करेंगे हम अपना आज का सेशन, जो कि होने वाला है व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण कल भी मैंने बता दिया था आपको कई आधारों पर, और आज हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जब तक आप इसको बारीकी के साथ नहीं समझेंगे, आपका अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप सॉल्व करने में असमर्थ रहेंगे। तो इसलिए चैप्टर मोस्ट हेल्पफुल है, इसलिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का जोरदार धमाकेदार सेशन, व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। कल हम लोगों ने देख ही लिया था हिंदी वर्णमाला के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं, देखिए सारी चीजों को बारीकी के साथ समझते जाइए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, वायु वेग, श्वास और प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण या व्यंजनों के भेद, ठीक है। देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वायु वेग के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, या फिर पूछा जा सकता है श्वास के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, ठीक है। तो कोई भी इनमें से आपका प्रश्न आ जाए, आपको उत्तर कितना करना है, 2। भाई कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, नाम क्या है उनका, तो नाम आपके सामने लिखा है। पहला भेद है अल्प प्राण और दूसरा भेद है महाप्राण, ठीक है। पहला भेद क्या है, अल्प प्राण, दूसरा क्या है, महाप्राण। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे डाउट में यही क्लियर कर दूंगी, तो क्लास को आप कंटिन्यू देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण का मतलब वायु से है, ठीक है। प्राण का मतलब किससे है, वायु से है। कभी जनरल सा क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पहला भेद क्या था, अल्प प्राण, और दूसरा भेद क्या था, महाप्राण, ठीक है। अब सबसे जरूरी ये है, आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा व्यंजन वर्ण या कौन सा स्वर महाप्राण है या अल्प प्राण है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो क्या हमें टेक्निक या कॉन्सेप्ट यूज करना है जिससे कि हमें बहुत आसानी से याद रह सके कि कौन से अल्प प्राण है और कौन से महाप्राण वर्ण है, ठीक है। तो जरा ये देखते हैं। सबसे पहले मैं इनकी आपको बता दूं क्या संख्याएं और कौन कौन से वर्ण किसमें आते हैं, बाद में हम इनका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर अल्प प्राण की बात की जाए, ठीक है, कितने भेद थे, 2 भेद थे। किसके आधार पर, वायु वेग के आधार पर, श्वास के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर 2 भेद हैं व्यंजनों के। कौन कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण भी देखना, स्वरों के भी कई सारे वर्गीकरण है, ठीक है। तो वहां भी कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 भेद थे, अल्प प्राण, महाप्राण। अब जरा इनकी संख्याओं पर आइए। कोई भी आपसे पूछे कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको कितनी बतानी है, 30 है। कितनी है संख्या, 30 है। कैसे याद रखोगे, 30 है। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो आपको कई सारी जो बारीकियां हैं वो बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखो अल्प प्राण किससे स्टार्ट हुआ है, आ से। अल्प प्राण किससे स्टार्ट हुआ है, आ से। अगर आ में अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, पहला वर्ण क्या बना है गणित का, ये 3 बना है, यानी कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है। वो आपको खुद बता रहा है कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 30 है। अल्प प्राण का क्या देखना है, आ में क्या छिपा है, 3, कितनी हो गई संख्या, 30 है, ठीक है।
संख्या को याद रखने का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगला देखेंगे अब भाई संख्या तो 30 है, लेकिन उसमें आता क्या क्या है, कौन से वर्णों को हमें उसमें जोड़ना है या किन वर्णों को हमें नहीं जोड़ना, ठीक है, वो समझते हैं। चलिए, अल्प प्राण की जब भी बात होगी तो अल्प प्राण में क्या करना है, अल्प प्राण में आपने 5 वर्ग पढ़े, कल हम लोगों ने 5 वर्ग पढ़े व्यंजनों के, कचट तप, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। अब पांचों वर्गों में से क्या करना है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण लेना है। कौन कौन सा वर्ण लेना है, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। अभी मैं सबके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी कि जिससे कि आप लोग याद रख पाए कि हमें याद कैसे रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आपको वर्ण याद रहने चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, और अल्प प्राण में क्या क्या आती हैं, समस्त अंतस्थ व्यंजन आते हैं, यानी कि य, र, ला, वा, ठीक है, य, र, ला, वा, ध्यान रखना है अच्छे से। और अगर स्वर की बात की जाए कि स्वर किस में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा सारे के सारे 11 स्वर आपके किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्या क्या आता है अल्प प्राण में। सबसे पहले संख्या कितनी है, 30 है। क्या क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, संपूर्ण अंतस्थ व्यंजन आते हैं, यारा लावा, और आपके 11 के 11 स्वर आते हैं। जब आप इनको जोड़ेंगे तो संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। अब याद कैसे रखना है वो समझो। अगर देखो हर कॉन्सेप्ट, हर वर्ण को याद रखने का एक अलग कॉन्सेप्ट है और वो आपको ध्यान रखना है। जब भी अल्प प्राण और महाप्राण को याद रखो तो सबसे मुश्किल आती है कि ये वर्ण कैसे याद रखे। तो जब भी अल्प प्राण याद आए, क्या याद रखना, विषम याद रखना, ठीक है। विषम संख्याएं, वर्ग की कौन सी संख्याएं लेनी है, विषम संख्याएं लेनी है, ठीक है। और महाप्राण जब भी आएगा तो आपको वहां सम संख्याएं याद रखनी है, ठीक है। जब भी अल्प प्राण और महाप्राण के लिए वर्गों के वर्ण याद करने हैं तो सम विषम वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अल्प प्राण में क्या याद रखना है, विषम, और महाप्राण में क्या याद रखना है, सम, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब ये विषम से मतलब क्या है कि वर्ग के जितने भी विषम नंबर हैं, वर्ग में 5 अक्षर हैं, तो पहला, तीसरा, पांचवा विषम संख्याएं हैं, तो विषम किस में आता है, अल्प प्राण में, और सम संख्याएं किस में आती हैं, महाप्राण में, यानी कि दूसरा, चौथा वर्ण किस में आता है, महाप्राण में, ठीक है। संख्या के लिए याद रखना आ वाला कॉन्सेप्ट कि अल्प प्राण किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से। आ को जब थोड़ा गणित में जोड़ोगे तो वहां 3 बनता है, 3 से याद रखना 30। अल्प प्राणी की संख्या कितनी है, 30 है। वर्ग की कौन सी संख्याएं आती हैं, विषम संख्याएं आती हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, और सारे क्या आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, यारा, लावा, और सारे स्वर आते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर याद रहेंगे तो सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी, ठीक है। और नॉर्मल सी बात है, इसमें संख्या ज्यादा है, 30 है, तो कुछ और भी तो आएगा, तो अंतस्थ आएगा और 11 के 11 स्वर आएंगे, ठीक है। अब जरा महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण के कुल वर्णों की बात की जाए तो वहां 14 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 14। उनकी संख्याएं कितनी है, महाप्राण वर्णों की संख्याएं 14 हैं। कौन कौन से अभी बताया था। महाप्राण के लिए क्या याद रखोगे, सम याद रखेंगे, सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं, और सम संख्याएं कौन सी हैं, वर्ग की दूसरा और चौथा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण है, ठीक है, वो किस में आता है, वो महाप्राण वर्ण कहलाता है। अगला देखा जाए उसके बाद और क्या आने हैं, ऊष्म, जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन हैं, और कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन, भाई कितने हैं, 4 हैं। और कौन कौन से हैं, तीनों प्रकार के शा और हा। कौन कौन से हैं ऊष्म, श, श, शा और हा। ये सारे भी किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। क्लियर है। महाप्राण के वर्णों की संख्या कितनी है, 14। अब 14 है तो कम चीजें आएंगी, और कौन कौन सी आएंगी, एक तो सम संख्या वाला वर्ड आएगा, यानी कि दूसरा, चौथा, और क्या आएगा, और इसके साथ में क्या आएंगे, ऊष्म आएंगे, ठीक है। अब देखो ऊष्म को भी याद रखने का वैसे तो एक कॉन्सेप्ट है। सबसे भाई देखिए महाप्राण, महा का मतलब ही क्या है, ज्यादा, और महाप्राण से आप याद रखेंगे, देखिए भाई इसमें क्या है, महाप्राण, यानी कि महा में एक वर्ड छुपा हुआ है, महादेव, और महादेव का भाई जो दूसरा नाम है वो किससे स्टार्ट होता है, शिव भी कह देते हैं हम महादेव को। तो ये जितने भी शाह वाले वर्ण हैं वो सब किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। यानी कि महाप्राण में क्या छिपा है, महादेव, महादेव का नाम और क्या है, शिव, और शिव में पहला वर्ण क्या आता है, शाह। तो तीनों शाह किस में है, महाप्राण वाले में है, ठीक है। तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहेंगी, ठीक है, कि महाप्राण में क्या छिपा है, महादेव, महादेव का दूसरा नाम क्या है, शिव। तो जितने भी साएं वो सब किस में आती हैं, महाप्राण वाले वर्णों में आती है, ठीक है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा इन वर्णों को याद रखना, क्योंकि एक छोटा सा सवाल आता है, एक छोटा सा प्रश्न आता है केवल कि निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है या कौन सा महाप्राण वर्ण नहीं है। तो संख्याएं याद रखनी है, विषम आएंगी अल्प प्राण में, सम आएंगी आपकी किसमें, महाप्राण में, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया जितना भी इजी हो सकता है, और डेफिनेटली आप अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ याद रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है, या और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या
जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपकी हो गई किसके आधार पर, वायु वेग के आधार पर, श्वास के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर 2 भेद थे। अगले भेद पर आ जाएंगे फटाफट से, ठीक है। इसको भी कई प्रकार से क्या किया जाता है, देखो डिफाइन किया गया है। क्या क्या कह सकते हैं, गूंज के आधार पर, एक वर्ड छूट गया था, यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया है कंपन। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कंपन के आधार पर, गूंज के आधार पर, नाद के आधार पर या घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं या व्यंजनों को कितने प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। इन सभी आधारों पर क्या क्या थे एक बार फिर देख लेंगे। कंपन के आधार पर, गूंज के आधार पर, नाद के आधार पर, घोष, घोष का मतलब ही क्या है, कंपन से है, ठीक है। घोष का मतलब क्या है, कंपन होना, ठीक है। तो गूंज के आधार पर, नाद के आधार पर, घोषत्व के आधार पर या कंपन के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो व्यंजनों के यहाँ भी 2 भेद हैं, ठीक है। कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं अब जैसे घोषत्व के आधार पर पूछा था, नाद के आधार पर, गूंज के आधार पर, तो यही घोषत्व से ही उनका नाम निकल कर आया। क्या नाम निकल कर आया, 2 भेद थे। कौन कौन से 2 भेद थे, पहला भेद है घोष और दूसरा भेद है अघोष, ठीक है। गूंज के आधार पर, नाद के आधार पर, कंपन के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, पहला है घोष और दूसरा है अघोष। इस घोष को ही क्या भी कह देते हैं, सघोष कह देते हैं। तो क्लियर हो गया। अब ये नहीं है कि इसको कोई तीसरा प्रकार समझ लो, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। घोष को ही क्या कह देते हैं, घोष को ही सघोष कह देते हैं और दूसरा क्या है, अघोष है। अब वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग रखना, जब उसको पढ़ रहे हो अल्पप्राण महाप्राण को, उसका कॉन्सेप्ट अलग रखेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, घोष और अघोष वर्ण सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको समझो कैसे समझना है भाई, यहाँ व्यंजनों की चर्चा करनी है। व्यंजन तो क्या है, सारे व्यंजन, मूल व्यंजन कितने हैं, 33 है। 25 आपके स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म है। ये आपके मूल व्यंजन है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ आपको एक पॉइंट नोट भी करके दिया है। एक बार प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बतानी है 33। लेकिन कुल व्यंजन वर्णों की बात की जाए, संपूर्ण वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला में जितने भी आपके व्यंजन वर्ण हैं वो टोटल कितने हैं, 41 हैं। और 41 कैसे हैं, तो सबसे पहले वाली क्लास देखना, वहां सब बताया गया है कि कुल व्यंजन जो 41 हैं वो कैसे हैं या जो भी चीजें हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं वापस। गूंज, नाद और घोषत्व के आधार पर कितने भेद थे, 2 भेद थे। पहला था घोष और दूसरा था अघोष। घोष को ही क्या कह देते हैं, सघोष, पहली बात, ठीक है। अब जरा वर्णों को कैसे याद रखना है वो समझिए। सबसे पहले इनकी संख्या देखो, ठीक है। संख्या कैसे देखनी है, वैसे संख्या में आपको थोड़ा इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, देखना है। देखो यहाँ क्या लिखा है, अघोष लिखा है, ठीक है। पहले अघोष की संख्या में आपको क्लियर करूंगी। अघोष में सबसे पहले क्या लिखा है, आ लिखा है। आ कौन से नंबर का वर्ण है, पहले नंबर का वर्ण है ना, तो बस आपको वही बताना है। इसमें क्या करना है, ये जो थोड़ा सा आ को अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपनी संख्या खुद ही बता रहा है। अघोष वर्ण वो क्या कह रहा है कि बस मुझे क्या कर दो, थोड़ा सा सही वे में लिख दो, क्योंकि मैं पहले नंबर का वर्ण हूँ तो मुझे पहले लिख दो और आ बाद में बना देना। तो ये देखो अपनी संख्या खुद दे रहा है। अब ये आपकी संख्या आ गई 13। भाई अघोष की संख्या कितनी है, 13। वो क्या कह रहा है कि भाई मेरी संख्या मुझ में ही लिखी है कि ये जो आवर्ण है वो किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, ठीक है। अघोष की संख्या आप कभी मत भूलना, वो खुद बता रहा है संख्या कितनी है मेरी संख्या कितनी है, 13 है। कैसे हो गई 13, बस ये आ का बीच का डंडा हटा के और आ कौन से नंबर का वर्ण है, पहले नंबर का वर्ण है, उसे ले आना, ठीक है। ये आ होता है, आ में इसकी संख्या छुपी है, क्लियर है। इससे बेटर कॉन्सेप्ट नहीं है, कभी संख्या नहीं भूलोगे। अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। कैसे हो गई, वो खुद बता रहा है भाई कि मैं पहले नंबर का वर्ण हूं तो मुझे पहले ले आओ, ठीक है। आके पहले 1 लिख दो, हो गई। अब इसी का जब अघोष का ही आप क्या कर दोगे, अघोष की संख्या को जब पलट के लिख दोगे तो वो आपकी घोष की संख्या हो जाएगी। देखो इसकी संख्या कितनी है, 13, और जब सघोष की संख्या लिखनी है तो इसे पलट के लिख दो। तो जब 13 को पलट के लिखोगे तो कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक संख्या याद करने से ही आपको दोनों संख्याएं याद हो जाएंगी, ठीक है। अघोष की कितनी है, आ कौन से नंबर का वर्ण है, पहले नंबर का, तो संख्या कितनी है, 1 को आगे उठा के रख दो, 13 संख्या है। और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 को उल्टा करके लिख दो, यानी कि 1 को पीछे रख दो तो 31 हो जाएगी। संख्या क्लियर हो गई। अघोष वर्णों की संख्या 13 और घोष या सघोष वर्णों की संख्या 31, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखना है इसमें क्या था भाई, यहाँ देखो अघोष में सब पहले लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ शुरू सारी चीजें अघोष से ही करना, ठीक है। तो चीजें अपने आप आराम से खुद आती जाएंगी आपके सामने। अब अघोष में देखो भाई पहले नंबर का वो कह रहा था आ पहले नंबर का वर्ण है तो संख्या लिख दी 13। अब इसमें पूछा जाए कि वर्ग का कौन सा वर्ण आता है, तो इसमें भाई वर्ण भी कौन सा आता है,
शुरू के दो वर्ण आते हैं, पहले से शुरू करना है, पहला दूसरा, ठीक है। अघोष में वर्ण कौन कौन से आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट देखो वो आ से ही रिलेटेड है कि पहला वर्ण है आ तो संख्या निकल आई, और अघोष में हमें लेने कौन से वर्ण है, पहला शुरू से ही लेने हैं, शुरुआत से, तो कम संख्या है क्योंकि इनकी, तो कम वर्ण आएंगे। तो अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का, और क्या आते हैं, ऊष्म के केवल तीनों श आते हैं, ध्यान रखना हा इसमें नहीं आता, ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो अघोष में क्या क्या है, अघोष की संख्या है 13, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आता है, पहला दूसरा, और अघोष में तीनों क्या आते हैं, तीनों श आते हैं, हाँ नहीं आता, क्लियर है। अब आइए जरा संख्या पर आ जाते हैं, किसकी, सघोष की संख्या पर, ठीक है। सघोष की संख्या तो वहां से हमने देख ही ली थी कि भाई जब अघोष की संख्या उल्टी करके लिख दोगे, पलट के लिख दोगे, तो संख्या कितनी निकल आएगी, 31 की। अब ज्यादा चीजें चाहिए तो नॉर्मल सी बात है, वैसे तो एक अगर याद कर लोगे तो दूसरी अपने आप निकल आती है। कैसे निकल आती है, देखो भाई प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा यहाँ ले लिया, तो वर्ग में 5 ही तो अक्षर है, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण किस में आ जाता है, सघोष में आ जाता है, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का किस में आएगा, सघोष में आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा, वैसे तो आपको इतनी बात तो मेरी समझ में आ रही थी, जैसे प्रत्येक वर्ग के वर्ग आपके कौन से हैं, का वर्ग। अब का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वो 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ और अंग। तो का और ख किस में आएंगे, अघोष में आएंगे, क ख और ग घ अंग किस में आएगा, सघोष या घोष में आएगा। ये इतनी बात आपको आई होप समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए ऊष्म का हा वहां तो आना नहीं था, तो वो किस में आएगा, घोष वर्ण में ही आपका क्या आ जाता है, ऊष्म का हा आता है। और स्वर अगर पूछे जाए किस में आते हैं, तो ध्यान रखना सारे स्वर भी आपके किस में आते हैं, घोष या सघोष के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या देखेंगे, सारे जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि य र ल व, वो भी किस में आते हैं, वो भी आपके सघोष में आते हैं, ठीक है। एक याद कर लोगे तो उसके माध्यम से दूसरा भी निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। अघोष याद रखना है, इसमें सब पहला ही पहला आएगा, क्योंकि जो आवर्ण होता है वो पहले नंबर का आता है, ठीक है। चलिए आई होप ये वाला आपको क्लियर है कि गूंज, नाद और घोषत्व के या कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, 2 भागों में। पहला भाग क्या था, पहला भाग था अपना घोष या सघोष, और दूसरा याद रखना है अघोष। संख्या वगैरह लिखना अघोष से शुरू करना, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोनों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यहाँ पे संख्या से याद रखना, यहाँ पे सम विषम से याद रखना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो वैसे तो यहाँ देखिए संख्या निश्चित नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपसे बाई चांस संख्या पूछ ली जाए तो आपको 6 बतानी है, ठीक है। वैसे इसकी संख्या पूछी नहीं जाती है क्योंकि इसकी संख्या में मतभेद भी है, इसलिए, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर संख्या पूछ भी ली जाए तो कितनी बतानी है, 6 बतानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद, तो प्रयत्न के आधार पर मूल जो भेद हैं वो 6 हैं, और कौन कौन से 6 हैं वो जरा बहुत अच्छे से याद रखेंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके ये जो आज मैं वर्गीकरण करा रही हूँ, यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर वर्णमाला चैप्टर से प्रश्न आने हैं तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करा करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन प्रेस कर दिया करो। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं जरा। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद, कितने भेद हैं, 6 हैं। वैसे संख्या नहीं पूछी जाएगी इसकी, वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसके इस वाले मटेरियल में से आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जरा समझते हैं कौन कौन से 6 भेद हैं। सबसे पहले को नाम दिया गया स्पर्शी, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन, सबके पीछे व्यंजन अपनी साइड से जोड़ लेना, ठीक है। दूसरा भेद क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा क्या है, संघर्षी व्यंजन। इसको देखो संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी आ जाता है ऊष्म संघर्षी, ठीक है। क्या आ जाता है नाम, ऊष्म संघर्षी भी इसे कह देते हैं, ठीक है, ऊष्म संघर्षी। तो ये भी नाम याद रखना है, ये नहीं कि कोई अलग भेद समझ लो आप इसको, ठीक है। संघर्षी को ही क्या कह देते हैं, ऊष्म संघर्षी कह देते हैं। आधे तो यही समझ आ गया होगा क्यों इसे ऊष्म संघर्षी कह देते हैं, ठीक है, लेकिन अभी चर्चा कर लेंगे उस पर भी। बाकी चौथा प्रकार है अंतस्थ, और यहाँ अंतस्थ के लिए एक स्पेशल पॉइंट और लिखा है मैंने, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन में भी आने वाले जितने भी व्यंजन हैं उनको कई अलग अलग नामों से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग नामों से भी हम उन्हें जानते हैं। तो वो क्या क्या नाम है अभी सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5वां प्रकार है नासिक्य। यहाँ देखिए नासिक भी लिखा आ सकता है, अनुनासिक भी लिखा आ सकता है, ठीक है, तो दोनों ही ध्यान रखना। और 6वां जो प्रकार है वो क्या है, उत्क्षिप्त है, ठीक है।
तो ये किसके आधार पर है? प्रश्न के आधार पर व्यंजनों के भेद है। प्रश्न के आधार पर मूल रूप से 6 भेदों में विभाजित किया गया व्यंजन को। सबसे पहला क्या है? स्पर्शी। स्पर्शी की जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्पर्शी में क्या आएगा? स्पर्शी में ये 5 वर्गों के नाम लिखे हैं और बहुत साफ साफ लिखा है। कचर, देखिए चा नहीं आएगा, कट तप, ठीक है, ये 4 वर्ग आने हैं आपके चा को छोड़कर, ये ऐसे समझिए। और प्रत्येक वर्ग का केवल कौन सा अक्षर? केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, केवल 4 तक वर्ण आते हैं, तभी वे वर्ण हमारे क्या कहलाएंगे? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना बात। इन 4 वर्गों का कौन कौन से हैं? 4 वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। चा वर्ग नहीं आता किसमें? स्पर्शी व्यंजन में। ध्यान रखना नाम क्या है? स्पर्शी, ठीक है। इसमें प्रत्येक वर्ग का क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आएगा, ठीक है। ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? ये सारे वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा देखेंगे फटाफट से, स्पर्श संघर्षी। अब यहाँ नाम देखना, स्पर्श संघर्षी है, ठीक है। तो स्पर्श संघर्षी में केवल क्या आता है? चा वर्ग आता है। और चा वर्ग में भी कौन कौन से वर्ण आएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। 5वां क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 5वें का एक अलग प्रकार है, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा होगी 5वां क्यों नहीं आ रहा, इसलिए 5वां, क्योंकि एक और आपका क्या है? भेद है नासिक के, उसमें आता है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, इसीलिए इनमें केवल 1 से 4 तक वर्ण आ रहे हैं प्रत्येक वर्ग के। इतनी बात आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। अगला देखा था आपने संघर्षी, या इसे हम क्या भी कह देते हैं? ऊष्म संघर्षी। क्या कह देते हैं? ऊष्म संघर्षी। अब जैसे ऊष्म आ जाए तुरंत अपना क्या जलना चाहिए? लाइट मतलब लाइट बिल्कुल चल जानी चाहिए माइंड वाली, कि जैसे ऊष्म नाम आया तो हमें क्या याद रखना है? हमने याद रखना है जो हमने 4 ऊष्म व्यंजन हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन से? तीनों प्रकार के शा और हा। इनको क्या भी कह दिया जाता है? इनको संघर्षी कह दिया जाता है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? इसीलिए इनका नाम भी क्या है? ऊष्म संघर्षी है। क्लियर है? अब अंतस्थ देख लेंगे। अंतस्थ भी आपको पता ही है, यारा लावा, लेकिन इनमें भी इनके वर्णों को कई अलग अलग कैटेगरी में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ये अभी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा नासिक की ओर देख लीजिए। नासिक में आपके 5 वर्णों का क्या आ जाएगा? 5वां वर्ण आ जाएगा। बाकी एक और प्रकार है आपका इसमें प्रश्न के आधार पर उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त को ही क्या कह देते हैं? द्विगुण कह देते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं उसमें? तो जो आपके ड ढ, ठीक है, ड ढ, इनके नीचे क्या लगी हो? बिंदी लगी हो, तो ये क्या कहलाती है? ये उत्क्षिप्त और द्विगुण कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि प्रश्न के आधार पर 6 भेद थे। कौन कौन से भेद थे और किसमें कौन कौन सा वर्ण आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि यहीं से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लेना, ठीक है। अब जरा मैं आपको बता रही थी कि अंतस्थ व्यंजन भी हैं, उनके कई वर्णों को अलग अलग नामों से भी जानते हैं, तो जरा ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से कई बार प्रश्न आया है, तो इसको और समझ लेते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन अपने कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से थे? यारा लावा होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझने के लिए देखेंगे। अब अंतस्थ में से या और वा को क्या कह देते हैं? अर्थ स्वर कह देते हैं, ठीक है। ये अर्थ स्वर भी लिखा सकता है, अर्ध स्वर भी लिखा सकता है, ठीक है। मूल रूप से अंतस्थ के 2 व्यंजन कौन कौन से? या और वा, उनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। जो रा है, रा को देखिए क्या क्या कहा जाता है? लोड़ित कहा जाता है और लुंठित कहा जाता है, ठीक है। कि निम्न में से कौन सा लोड़ित वर्ण है तो बता देना है फटाफट से रा है, और कौन सा, या फिर पूछे कि लुंठित है तो भी बताना है रा। तो अंतस्थ का रा क्या कहलाता है? लोड़ित और लुंठित कहलाता है। और ला को क्या कहते हैं? ला को पार्श्विक कहते हैं, ठीक है। ला वर्ण क्या कहलाता है? पार्श्विक कहलाता है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न के आधार के अंतर्गत आते हैं। यावा क्या है? अर्धस्वर है। रा को क्या कहते हैं? लोड़ित या लुंठित। और ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक, ठीक है। इतनी बात अपने को यहाँ तक याद रखनी है। तो आज का सेशन अभी यहीं तक रखते हैं, लेकिन अभी व्यंजनों के बारे में थोड़ी सी और चर्चा होगी। और एक एक वर्ण को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि वो वर्ष भी है, वो लोड़ित भी है, लुंठित भी है, ठीक है, और वो मूर्धई भी है। तो इस प्रकार के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं एग्जाम रिलेटेड, उनको भी मैं डिस्कस करूंगी इसके अगले वाले पार्ट में। और वो होपफुली हमारा व्यंजन और वर्णमाला से रिलेटेड आखिरी पार्ट, लास्ट 1 पार्ट होगा। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और बहुत कुछ आपको होपफुली सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को डेफिनेटली